हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बीएड जो सेकेंड ईयर है उसका बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, आपका जो कोर्स 8 है यानी कोर्स 8 यानी नॉलेज एंड करिकुलम है, उसके यूनिट 3 में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि पाठचर्या क्या है, पाठचर्या के विभिन्न प्रकृति, उद्देश्य और आवश्यकताओं का वर्णन करें, यानी व्हाट इज करिकुलम। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं, कहूँ पर पाठचर्या और पाठ्यक्रम लिखा होगा, बात दोनों बराबर है, समझे। पाठ्यक्रम या पाठचर्या दोनों को मतलब इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं। और देखिए, सिलेबस का मतलब ओरिजिनल हिंदी पूछेगा तो उसका पाठ वस्तु होता है। लेकिन देखिए, एक कन्फ्यूजन कहाँ आपको हो जाएगा कि जैसे क्वेश्चन आपको देगा कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वहाँ पर पाठचर्या का मतलब करिकुलम समझिएगा और पाठ्यक्रम जो होता है उसका मतलब सिलेबस समझिएगा। यानी करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर, इसका वीडियो भी हम बना देंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। सिंपल में एक बता देते हैं, जो आप पढ़ते हैं विद्यालय में जो आपका मतलब पाठ वस्तु होता है उसी को हम कहते हैं सिलेबस। और जो आपका पूरा विद्यालय में जैसे ही आप कदम रखते हैं, आपका खेल हो गया, ये सब जितना एक्टिविटी होता है वो सब क्या होता है, आपका पाठचर्या होता है। समझे, मतलब जितना भी एक्टिविटी आप विद्यालय में करते हैं, आप गाना गाते हैं, ये सब चीज़ आपका पाठचर्या होता है। तो पाठचर्या व्यापक होता है और आपका जो सिलेबस होता है संकुचित होता है। तो इतना बता दिए। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पाठचर्या क्या है, पाठचर्या के विभिन्न प्रकृति, उद्देश्य एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। इसीलिए कहते हैं इंग्लिश भी पढ़िए कि देखिए, पाठचर्या जहाँ भी करिकुलम बड़ा होता है, व्यापक होता है, और सिलेबस छोटा होता है, तो वहाँ भी देख लीजिएगा। तो वही व्हाट इज करिकुलम, एक्सप्लेन डिफरेंट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड नेसेसिटी ऑफ करिकुलम। लिखा हुआ है प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में, कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। मतलब प्राचीन समय में जो थी ना, टीचर सेंटर एजुकेशन, टीचर जो बोल देता था, गुरुकुल में जो एजुकेशन होता था वह क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, जिसमें सिर्फ छात्र एवं शिक्षक होते थे। जिसमें क्या थे, छात्र और शिक्षक होते थे, मतलब उसमें पाठ्यक्रम उस समय नहीं था। इसीलिए प्राचीन समय का जो शिक्षा व्यवस्था था उसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं, मतलब डाइपोलर एजुकेशन कहते हैं, जिसे जॉन एडम्स ने दिया था। समझे, तो वही करा, छात्र एवं शिक्षक होते थे। लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, जिसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होता है। मतलब क्या होता है कि शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होता है। यानी अभी का समय चल रहा है जो वो त्रिध्रुवीय है, 3 गो है ध्रुव, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है, जिसे जॉन डीवी ने दिया था, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा। अब देखते हैं, फिर लिखा हुआ है, हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पाठ्यक्रम या पाठचर्या दे, बात वही बराबर है। समझे, पाठ्यक्रम बोले हैं उसका मतलब करिकुलम होता है, समझे। लेकिन जब अंतर पूछे तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होगा, वो चीज़ हम बता दिए हैं। तो लिखा है कि हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए, यहाँ पर पाठचर्या भी रहता है तो बात बराबर है, पाठ्यक्रम भी बात बराबर है। पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं। बिना पाठ्यक्रम के हम क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं। जॉन डीवी ने भी शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में किसका वर्णन किया है, तो पाठ्यक्रम का वर्णन किया। समझे, ये बना दिए हैं, आप भी बना लीजिएगा। पहले पाठ्यक्रम लिख लीजिएगा, ऊपर नीचे शिक्षक, छात्र, और बीच में शिक्षा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आइए, फिर लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब पाठ्यक्रम आपको नहीं रहता, पता नहीं क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। समझे, तो वही कह रहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। मान लीजिए आपको पता है हमको ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ाना है, तो वो शिक्षण प्रक्रिया क्या होगा, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होगा, सफल होगा। अब मान लीजिए अब क्या पढ़ना है कुछ पता, जी मान लीजिए बहुत स्टूडेंट देखते होंगे पढ़ते रहता है दिन भर, लेकिन क्या जरूरी है वो चीज़ पता नहीं रहता, इसीलिए उसका जॉब नहीं होता। देखिए, कोई बच्चा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ेगा, लेकिन वो वही चीज़ पढ़ता है जो उसके सिलेबस में दिया गया है, उसके करिकुलम में दिया गया है, तो इसलिए उसको जॉब हो जाता है। समझे, तो वही कह रहा है कि हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। अतः पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति, वांछित मतलब जो जरूरी है, उसका जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, और विद्यार्थी का बहुमुखी विकास, जब उद्देश्य प्राप्ति कीजिए तो आपका बहुमुखी यानी मतलब सर्वांगीण विकास होगा। फिर लिखा हुआ है, शिक्षा के द्वारा जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम द्वारा किया जाता है। मतलब शिक्षा के द्वारा ये कर दिया कि हमको अच्छा आदमी बनना है, मतलब हमारा शारीरिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, तो इस शिक्षा के द्वारा उद्देश्य निर्धारित कर दिएगा और उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा किया जाता है। समझे, तो वही करा कि शिक्षा के द्वारा जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम द्वारा होती है। पाठ्यक्रम या पाठचर्या, हम पहले ही बताया, दोनों का मतलब एक ही है, पाठचर्या द्वारा होती है। पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में जाना जाता है
छात्र को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। बिना पाठ्यक्रम के अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते। पता नहीं रहेगा आपको हमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, कौन क्लास में कौन सी चीज़ पढ़ाना है, ये पाठ्यक्रम में ही निर्धारित होता है। फिर लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे क्या कब और कैसे पढ़ाना है, मतलब क्या कब पढ़ा, मान लीजिए जैसे गणित का जो होता है देखिएगा पहला घंटी में होगा, समझे। आप देखिएगा जो खेल होता है, जो अथी होता है, क्या बोलते हैं, 8 सब्जेक्ट होता है, वो लंच बाद होता है, खेल दिया जाता है, ये सब चीज़ है, मतलब ये सब चीज़ आप देखिएगा। तो ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे क्या कब और कैसे कर, जैसे ललित कला होता है, चाहे गाना वाला जो होता है वो सप्ताह में 1 दिन दिया जाता है, ये सब कब पढ़ाना है इसका निर्धारण पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाता है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा हुआ है पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेसे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। मतलब कह रहा है कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है, और इस कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो आपका कुरेरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। फिर लिखा है अर्थात पाठ्यक्रम वह दरिया है जिससे किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। जैसे आपको कोई मंजिल तक पहुंचना है तो उस पाठ्यक्रम को आपको क्या करना होगा, पार करना होगा, तभी आप पहुंच सकते हैं। यानी पाठ्यक्रम दौड़ के मैदान की तरह है जिससे बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर देते। समझे, मतलब जो पाठचर्या क्या है, दौड़ के मैदान की तरह है जिससे बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। फिर लिखा हुआ है कि विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर पाठचर्या की निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। पहला परिभाषा है फ्रोवेल के अनुसार, लिखा है पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझा जाता है। मतलब पाठचर्या में क्या रहता है, मानव जाति का जितना भी संपूर्ण ज्ञान अनुभव है ना वो आपको पाठचर्या में मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। फिर दूसरा आपका है डिफिनीशन मुनरो के अनुसार, लिखा हुआ है कि पाठचर्या में ये सभी क्रिया सम्मिलित है जिसका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। मतलब कह रहा है कि पाठ्यक्रम में वो सभी क्रिया सम्मिलित है जिसका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहाँ सम्मिलित है, तो विद्यालय में उपयोग करते हैं। तीसरा आपका हेनरी के अनुसार कि पाठ्यक्रम में ही वे सभी क्रिया आती है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। चौथा डिफिनीशन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, मतलब जो आप रोज पढ़ा रहे हैं उससे नहीं है, बल्कि उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो बालक को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त करते हैं। मतलब बाहर करने का, जैसे बाहर करने का मतलब हो गया जैसे आप गाना गाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते खेलते हैं, ये हो गया। अंदर आप जो विषय वस्तु जो पढ़ते हैं, तो वही कह रहा है कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, बल्कि उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। पांचवा डिफिनीशन आपका है ब्यूसैम्प के अनुसार कि विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है। तो कहता है विद्यालय में बालकों को जो शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा होती है, फ्रेमवर्क होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाठचर्या कहते हैं। छठा डिफिनीशन है बवीट के अनुसार कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठचर्या के अंतर्गत आती है। जितना भी आप क्रिया करते हो सब क्या होती है कि आप मतलब पाठचर्या कहलाती है। देखिए आपका 5-6 डिफिनीशन है, इसमें से एग्जाम में आप 2-3 लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। आइए अब देखते हैं पाठचर्या की क्या क्या विशेषता है। लिखा हुआ है पाठचर्या के निम्नलिखित विशेषता है। पहला, पाठचर्या परिवर्तनशील है, अर्थात समाज की आवश्यकता को देखते हुए पाठचर्या में निरंतर बदलाव किया जाता है। मान लीजिए समाज की आवश्यकता जैसा रहेगा उसी के अनुसार अपने हम पाठ्यक्रम में क्या करेंगे, पाठचर्या में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का क्या होता है, निर्माण होता है। पाठ्यक्रम में पाठचर्या दे बात वही बराबर है, समझे। शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तीसरा है कि पाठचर्या देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब देश की जो आत्मा है, क्या क्या जो अच्छाई चीज़ है उसको क्या होता है पाठचर्या में आप देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है कि पाठचर्या देश की आत्मा को प्रतिनिधित्व करती है। चौथा आपका है कि पाठचर्या के माध्यम से बालक की शैक्षिक क्रियाओं को विकसित किया जाता है। मतलब पाठचर्या के माध्यम से क्या किया जाता है, बालक की जो शैक्षिक क्रिया होता है उसको क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। फिर आपका पाँचवा है कि पाठचर्या में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्षों का
विकास हो। मतलब वाच्यायन में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे खेलेगा तो बच्चा का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, क्यूज करवाएंगे मानसिक विकास होगा, कोई भाषण करवाएंगे तो भाषात्मक विकास होगा, समाज में कोई चीज़ एक्टिविटी करवाएंगे, सब नाटक उटक कराएंगे तो सामाजिक विकास होगा, कोई अति करवाएंगे आध्यात्मिक विकास होगा। समझे? तो ये सब विकास होता है पटचर्या में, उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। फिर आपका छठा है कि पटचर्या छात्रों को अपने कौशल, रुचि, अभिरुचि एवं अभिमूल्य को विकसित करने के प्राप्त अवसर प्रदान करते हैं। मतलब कौशल हो, ये सब उसमें रहता है। फिर आपका सातवां है कि पटचर्या को अनुसंधान द्वारा संशोधित एवं परीक्षण किया जाता है। मतलब रिसर्च के द्वारा उसको संशोधित भी किया जा सकता है। फिर आपका आठवां है कि पटचर्या एक व्यापक संप्रदाय है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन सम्मिलित होता है। फिर आपका नौवां है कि पटचर्या को क्रियान्वित करने पटचर्या को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। पटचर्या को जो क्रियान्वित किया जाता है वो विद्यालय और शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। फिर अब लास्ट है आपका कि पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, मतलब अच्छा जो परिवर्तन होता है उसको लाया जाता है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या लिखा है। हम जानते हैं कि पाठचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होती है। मतलब पाठचर्या विद्यालय की अवस्था क्या होता है? मूल आधार होती है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यक्रम पर ही केंद्रित होती है। जो शिक्षा की जो संपूर्ण व्यवस्था है किस पर टिकी रहती है? पाठ्यक्रम पर ही केंद्रित होती है। पाठ्यक्रम के पटचर्या के प्रकृति निम्नलिखित है। पहला है पटचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। पूर्ण मतलब पहले से बनाया जाता है। दूसरा है पटचर्या के लक्ष्य या प्रयोजन उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से होती है। मतलब कैसे उसका लक्ष्य प्रयोजन करना है उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से होती है। तीसरा आपका है कि एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पटचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पटचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। फिर आपका चौथा है कि पटचर्या के 4 आधार होते हैं। पहला सामाजिक शक्तियाँ, दूसरा है मानव विकास, तीसरा है अधिगम का स्वरूप और चौथा है ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। अब देखते हैं पांचवा आपका पॉइंट है कि पटचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होते हैं। समझे? मतलब किसी विशिष्ट समाज के किसी भी आयु वर्ग के बच्चे की शिक्षा के लिए निर्मित होते हैं। फिर आपका छठा है कि पटचर्या अध्यापक के अनुदेशों को नियोजित करने में सहायक होते हैं। मतलब पटचर्या क्या होता है? अध्यापक के अनुदेशों को, मतलब जो पढ़ाने जा रहा है तो नियोजित करने में क्या होता है? सहायक होता है कि हमको कितना चीज़ पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। समझे? वो भटकता नहीं है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम लिखा है पाठ्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। दूसरा है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। तीसरा आपका है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का, मतलब पर्सनालिटी का विकास करना है। फिर आपका चौथा है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। फिर आपका पांचवा है पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना है। फिर आपका छठा है छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना है। मतलब पटचर्या का उद्देश्य क्या है? कि छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना है। फिर आपका सातवां है कि छात्र के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना है। मतलब जो अधिगम का जो उद्देश्य है आपका वो क्या है कि आपका छात्रों के व्यवहार में क्या लाना है? श्रेष्ठता ज्ञान लाना है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम की क्या क्या आवश्यकता है। लिखा हुआ है हम नीड्स ऑफ करिकुलम। हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम ही बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता है। मतलब बिना अधिगम नहीं पढ़ा सकते अच्छा से। पाठ्यक्रम की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था। लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज एजुकेशन सिस्टम। लिखा हुआ है पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाता है। पाठ्यक्रम से यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी क्रियाएं करनी है। मतलब कह रहा है कि पाठ्यक्रम सुविधा ये रहती है कि किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी क्रिया। जैसे मान लीजिए EVS हो जाता है, 3 क्लास से पढ़ाना था, उसको पहले क्लास से पढ़ाना, लेकिन कुछ है तब ना 3 क्लास से पढ़ाया जा रहा है। यही सब चीज़ें पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियाँ तथा रुचियों का विकास करना है। मतलब कौन सा क्लास में कौन रुचि विकास करना है। अब देखते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति। लिखा है समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है तीसरा ज्ञान प्राप्ति का साधन। लिखा हुआ है सोर्स ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज। लिखा हुआ है हम जानते हैं कि यह संसार ज्ञान या रहस्यों से भरा हुआ है।
पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। मतलब मनुष्य क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करके अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। फिर आपका चौथा है शिक्षण सामग्री का निर्धारण। लिखा है पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। फिर आपका लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लिखा हुआ है हम जानते हैं कि वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, जहां सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। लोकतंत्र में सभी को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक जीवन आदि गुणों का पैदा किया जाता है, और यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा किया जाता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि देखिए लोकतंत्र में सभी को क्या है? समानता और स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, बंधुत्व, सामूहिक जीवन आदि गुणों का पैदा किया जाता है, और ये गुण कब पैदा हो सकता है? पाठ्यक्रम के द्वारा ही, विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही हो सकता है। अब छठा है आपका आवश्यकताओं की पूर्ति। लिखा है विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की बहुत आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही करता है। बालक के साथ प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज की अपनी आवश्यकता होती है। इन सब की पूर्ति भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है। तो ये आपका छठा हो गया कि पाठ्यक्रम में कोई आवश्यकता होगा, मतलब विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र की कोई आवश्यकता होगा, उसका पाठ्यक्रम के द्वारा कम किया जाता है। फिर आपका सातवां है कि पाठ्य वस्तु के निर्माण में सहायक। लिखा है पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में हम समान पुस्तक तो लिखी जा सकती है, परंतु पाठ्य पुस्तक नहीं। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक जो आपका है बिना सिलेबस के लिख नहीं सकते, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर आपका है 8 नंबर है शिक्षण विधियों का चयन। लिखा है पाठ्यक्रम ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा उसी के अनुरूप शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा की शिक्षण विधि रसायन विज्ञान के शिक्षण विधि से क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं निष्कर्षण। लिखा हुआ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पाठचर्या का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है। पाठचर्या बालक के जीवन के समस्त पहलुओं को स्पष्ट करता है, फिर चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, बौद्धिक या नैतिक किसी से भी जुड़ा हो। फिर लिखा है वर्तमान समय में पाठचर्या अध्यापकों को गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थियों की क्षमता एवं रुचियों के केंद्र में रखकर दिया जाता है। देखिए वर्तमान समय में पाठचर्या क्या है? अध्यापकों को गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थियों की क्षमता एवं रुचियों को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। तो ये आपका हो गया। तो आपका ये पाठचर्या हो गया आपका, या पाठ्यक्रम विधि बात बराबर है आपका। C8 का जितना भी क्वेश्चन बचल है वो सब बहुत जल्दी करवा देते हैं। तो थैंक यू।